जैन बच्चों, पार्ट 1 में हमने जानने का प्रयास किया था टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग हेरिडिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, और इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग बातचीत करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज की। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट्स इज द प्लूरल। वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? देखो, किसी भी जीव के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, जैसे हमें किसी इंसान के बारे में बात करें, उसके यहाँ पर हेड होगा, ठीक है, उसके पास 2 कान होंगे, एक नाक होगी, 2 आंखें होंगी, एक मुंह होगा, ठुड्डी होगी। ये सारी की सारी जो अपीयरेंस है, ये सारे के सारे अपीयरेंस के जो फीचर्स हैं, इन सभी कैरेक्टर्स को हम ट्रेट कहते हैं। इनमें से हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने सेल वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने बातचीत की थी कि किसी भी सेल के अंदर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो किससे बना होता है? क्रोमेटिन इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। दैट मीन्स chromatin is made up of DNA, and this DNA produce, ये डीएनए बनाता है अपने अकॉर्डिंग आरएनए, एंड ये आरएनए अपने अकॉर्डिंग बनाता है प्रोटीन्स। और हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स इन वेरियस मैनर्स। हम लोगों के लिए इतना ही ठीक रहेगा कि भाई जितने भी वैसे ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, या फिर उनका एक बड़ा पार्ट प्रोटीन होता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी तरह के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले हमारी बॉडी में कौन होती? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? डीएनए के अकॉर्डिंग। अब ये बताओ कि वो सारे के सारे फीचर्स या कैरेक्टर्स जिनको डीएनए कंट्रोल करेगा, वो सारे के सारे फीचर्स जो है वो शो हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में इन प्रोटीन्स के थ्रू। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो यही जो क्रोमेटिन है, या फिर यही जो सेल का जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है, ये डीएनए मल्टीप्लाई होता है। ये डीएनए होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होता है यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, और सेल्स मल्टीप्लाई होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। अच्छा, एक नॉर्मल बॉडी सेल ह्यूमंस की अगर बात करें तो वो डिप्लॉयड होती है। चाहे हमने अभी बात की, इस चैप्टर में हम बात करेंगे तो उसके बारे में भी। डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है हम बातचीत कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। आगे एक बार फिर से इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन ये डिप्लॉयड सेल जो है ये क्या बना लेती है? हैप्लॉयड न्यूक्लियस न्यूक्लियस बना लेती है, और इन्हीं हैप्लॉयड न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं गैमेट्स। यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो डीएनए में के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आते हैं। और अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे, यानी कि उनके द्वारा पैदा की जाने वाली बनाई जाने वाली प्रोटीन में चेंजेस आएंगे, और प्रोटीन में चेंजेस आएंगे तो कैरेक्टर्स चेंज होंगे, ट्रेट्स चेंज होंगे, और ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में आने वाले इन्हीं चेंजेस को बच्चों हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं भाई? वेरिएशंस। तो पहला टॉपिक तो हुआ ट्रेट, दूसरी बातचीत हुई वेरिएशंस। अब हम लोग वापस से ट्रेट्स पर ही आते हैं। ट्रेट्स जो है, इनमें से कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे हमने अभी बातचीत की कि भाई डीएनए से कंट्रोल होते हैं। जैसे कि हमारा कान है, कान का ये लटका हुआ हिस्सा है ना, यानी कि ये फ्री है नीचे से, हमारा ईयर लोब जो है। कुछ कुछ लोगों का ये ईयर लोब जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ईयरलोब फ्री है या फिर जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए। तो डीएनए कंट्रोल करेगा तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, और वो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। जबकि इसकी बजाय कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, भाई हमने अपने जीवन में पढ़ना और पढ़ाना सीखा है, ठीक है। ये हमने अपने जीवन में गेन किया है।
ये कैरेक्टर हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर किसी को हमारी नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी को पढ़ाना है तो पहले उसको चीजें सीखना पड़ेगी, वो उसको सीखना पड़ेगा कि चीजें डिलीवर करते कैसे हैं। ठीक है, यानी कि ये वो कैरेक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि किसी जीव को अपने लाइफ स्पैन के दौरान इसको गेन करना पड़ता है। ऑल सच कैरेक्टर्स आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस तरह से हम ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखिए, जितने भी कैरेक्टर जैसे डीएनए से कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर्स के कुछ और एग्जांपल्स लें, आंखों का कलर ब्लू या ब्लैक या फिर ब्राउन, बालों की शेप, बालों का कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स में आएंगे। एक्वायर्ड ट्रेट के कुछ और एग्जांपल्स जैसे ड्राइविंग, किसी आदमी ने ड्राइविंग सीखी, कोई आदमी मैकेनिक है, मैकेनिक का वर्क, ये इन एक्वायर्ड ट्रेट में होगा। जैसे कि एक पहलवान है, पहलवान ने मसल्स डेवलप की, तो वो मसल्स डेवलप करना, पहलवान का बेटा पहलवान हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं इनको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगली जो बात आती है वो है, जैसा कि हमने अभी बातचीत की, कि ये कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और जब हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो इनहेरिटेंस को स्टडी करने को ही कहा जाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यही हमारा चैप्टर है इस बार का, हेरिडिटी। ठीक है, अब हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दो बातचीत हो चुकी है, एक बातचीत हो चुकी है ट्रेट, दूसरी बातचीत हो चुकी है वेरिएशन। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक जनरेशन है और एक जनरेशन का जीव जो है वो ऐसा है, ये उदाहरण के लिए समझने के लिए है। ठीक है, एक जीव ऐसा है, जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई तो उस जीव में थोड़ी सी वेरिएशन आई, ये थोड़ी सी वेरिएशन आ गई भाई। ठीक है, अब अगली जब जनरेशन पैदा हुई तो उस जनरेशन के पास अपने पेरेंट के सारे कैरेक्टर्स तो थे ही, उसके साथ ये वाली वेरिएशन भी थी, इसके साथ एक छोटी सी वेरिएशन और डेवलप हो गई। अगली जनरेशन पैदा हुई तो उसके पास सारे के सारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं ही, जो इधर वेरिएशन पैदा हुई वो भी है, जो इधर वेरिएशन पैदा हुई वो भी है, और एक नई वेरिएशन पैदा हो गई। अगर आप लोग नोटिस करोगे, अगर हम इसको पहली जनरेशन, इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसको चौथी जनरेशन कहें, तो आप लोग देखो चौथी जो न्यूएस्ट जनरेशन है उसमें उसके एंसेस्टर्स में जितने चेंजेस आए, जितने वेरिएशंस आए, वो सारे के सारे वेरिएशंस इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं। वेरिएशंस के इकट्ठा होने को, इस तरह से इकट्ठा होने को एंसेस्टर्स से एक न्यूएस्ट प्रोजेनी में, इसी को हम लोग कहते हैं accumulation of variations, accumulation of variations। तो accumulation का वेरिएशन, accumulation of variations क्या हुआ कि भाई कई सारी पीढ़ियों में जितनी भी वेरिएशंस पैदा हुई वो सारी की सारी वेरिएशंस जो एक पीढ़ी में आ जाना। अच्छा, एक बात, ये अपने सिलेबस से हालांकि डिलीट हो गया है, लेकिन एक बार के लिए अगर हम लोग यहीं पर बातचीत करें, मान लीजिए ये बहुत सारी पीढ़ियां, बीच में सैकड़ों पीढ़ियां बीती और बीच वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह पाए, तो अब अगर आप लोग देखोगे बहुत सारी पीढ़ियां बीतने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और ये डिफरेंट होने की वजह से, इसी वजह से नई स्पीसीज बनती है। नई स्पीसीज बनने के प्रोसेस को ही स्पेशिएशन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे इवोल्यूशन वाले पार्ट में था, लेकिन ये अभी डिलीट हो गया है, सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस ना करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर पर। अब बातचीत आती है बच्चों एक आदमी के बारे में जिसने हमें इस
टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताया, ना केवल बहुत कुछ बताया बल्कि सबसे पहले बहुत कुछ बताया। उस आदमी का नाम था मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ और वो 1884 में चले गए। अपने जीवन के दौरान उन्होंने एक प्लांट पर बहुत ज्यादा स्टडी की। प्लांट का नाम है गार्डन पी। गार्डन पी जो प्लांट है इसका कॉमन नेम है, इसी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम नाम के प्लांट पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चूज किया इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। अच्छा, ये अपनी सारी की सारी बातचीत पूरी की पूरी रिसर्च देने के बाद मेंडल चले गए। अब हुआ ये कि मेंडल के काम को उस समय कोई रिकॉग्निशन मिला नहीं, किसी ने इसको खास स्टडी किया नहीं। क्यों स्टडी नहीं किया इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि उसी टाइम डार्विन ने थ्योरी दी थी, तो लोग साइंटिस्ट लोग डार्विन की थ्योरी को पढ़ने में व्यस्त थे। कारण भी है, डार्विन बहुत पैसे वाला आदमी था। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि भाई अगर कोई बहुत पैसे वाला आदमी वही बातें कह रहा होता जो हम अभी कह रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती। हम अभी जो बातें कह रहे हैं उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, एक बहुत पैसे वाला आदमी अगर कोई सामान्य बात भी कहता है तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या बात कही है। और एक बहुत सामान्य आदमी अगर कोई बहुत अच्छी बात भी कह दे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। समाज में यही सच्चाई है कड़वी। ऐसा कुछ ही मेंडल के साथ भी हुआ। लेकिन 1900 में कुछ समझदार साइंटिस्ट थे, जिसमें एक नाम आता है ह्यूगो डिवरीज का, एक नाम आता है कार्ल कोरेंस का, एक नाम आता है एरिक वॉन सेरमार्क का। इन लोगों ने बहुत अच्छी स्टडीज की और ये लोग सेम रिजल्ट्स पर पहुंचे जिन रिजल्ट्स पर मेंडल पहुंच चुके थे। इन सब ने अपना अलग अलग काम किया। अलग अलग काम करने के बाद ऐसा कहते हैं कि इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई कि भाई मेरा काम है। चीजें थोड़ी सी ज्यादा पता चली तो पता चला कि भाई आप लोग बेवजह की बातचीत ना करो, आप लोगों से बहुत पहले मेंडल जो है वो सेम बात बता चुके हैं। जब मेंडल के बारे में पता चला उसी के टाइम मेंडल को के सम्मान में मेंडल को जो है वो इस तरह के वर्क यानी कि जेनेटिक्स का पापा कहा जाने लगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाने लगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इस तरह से मेंडल के वर्क को एक रिकॉग्निशन मिली। अब हम लोग वापस से बातचीत करते हैं कि मेंडल ने ऐसा वर्क किया क्या था कि भाई उसके बारे में इतना पता चला और आज के दिन में हम लोग भी मेंडल को इतना ज्यादा सम्मान देते हैं। तो बच्चों, मेंडल ने ना बेसिकली गार्डन पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया? वाई गार्डन पी? वाई क्यों? तो उसके कुछ रीजंस जो बताए जाते हैं, समझ आते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है इट्स स्मॉल साइज। ये जो प्लांट है पाइसम सेटाइवम, इसका साइज छोटा होता है, यानी कि हम कम एरिया में, छोटे एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है शॉर्ट लाइफ स्पैन। बच्चों, इसका जीवन जो है वो जीवन काल बहुत छोटा होता है। 3 महीने में फसल जो है वो ग्रो होके सीड देके और इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। तो हम लोग कम टाइम पीरियड में कई ज्यादा पीढ़ियां उगा सकते हैं, ज्यादा जनरेशन उगा सकते हैं, जिससे हमें रिजल्ट टाइम से मिल सकते हैं, उनकी हम स्टडी भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला जो रीजन था वो था कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बच्चों, ये जो गार्डन पी प्लांट है इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पाए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लोग नेकेड आईज से ही इन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो गार्डन पी प्लांट है ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। बट हम जब चाहें
तब क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि मेंडल ने सोचा होगा कि भाई जब मर्जी तब क्रॉस पोलिनेशन करवा लो। दोनों तरह के फीचर्स इसमें अवेलेबल है, इसलिए मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया होगा, तो गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया होगा। ये कारण है गार्डन पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, वो कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने स्टडी किया या मेंडल ने जिनके बारे में बातचीत की। तो बच्चों गार्डन पी प्लांट के वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे, पहला कैरेक्टर था रहा वो था हाइट। इसके अलावा मेंडल ने स्टडी किया कलर ऑफ सीड को, कलर ऑफ सीड को। देन उन्होंने शेप ऑफ सीड को स्टडी किया। देन उन्होंने कलर ऑफ पोड को स्टडी किया, उन्होंने कलर ऑफ शेप ऑफ पोड को स्टडी किया। इस तरह से मेंडल ने कई सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया। अब जैसे हाइट के रेस्पेक्ट में प्लांट जो वो दो टाइप के कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है, या तो टॉलनेस या फिर ड्वार्फनेस, यानी कि प्लांट या तो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। सीड का कलर या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। ठीक है, सीड की शेप जो है वो या तो राउंड हो सकती है या फिर रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, इस तरह से करके अलग अलग कलर या फिर शेप के सीड हो सकते हैं। अब मेंडल के इन एक्सपेरिमेंट्स और इन ट्रेड्स या फिर हम ये कहें कि इन फीचर्स जिनको मेंडल ने स्टडी किया, इस पर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग हमारी अगली क्लास में या अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, जो बात आपको, जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ ना आए उसको कमेंट में लिखें, और अगर जरूरत हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।